नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 119 को। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से, जो है कि निम्न में से किस शासक ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंगरक्षक सेना गठित की थी? बताइए साथियों, किसने ऐसा किया था? तो गयास शाह ने, ऑप्शन नंबर बी। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना गयास शाह के ही पिता महमूद खिलजी ने की थी, लेकिन जो गयास शाह था अपने पिता की तरह यह साम्राज्यवादी यानी विस्तारवादी सोच इसकी नहीं थी, बल्कि धर्मपरायण था और इसके चरित्र में भी बहुत ही ज्यादा अंतर्विरोध देखने को मिलता है और इसी ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंगरक्षक सेना की गठन किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो उपाधियों से संबंधित प्रश्न है कि किसे क्या कहा जाता था। तो आइए देखते हैं इसमें से क्या सुमेलित नहीं। पहला है कि बहादुर शाह प्रथम, तो शाहे बेखबर बहादुर शाह प्रथम को ही कहा जाता था, बिल्कुल सही है, महत्वपूर्ण है। शाहे बेखबर के नाम से अगर कोई जाना जाता था तो वो था बहादुर शाह प्रथम। दूसरा है जहांदार शाह लंपट मूर्ख, तो साथियों इसे लंपट मूर्ख, इतिहासकार इसे क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख कहते हैं। तो जहांदार शाह की यह एक उपाधि है, बिल्कुल सही है। सी में है मोहम्मद शाह, दिया गया रंगीला, तो रंगीला मोहम्मद शाह को ही कहा जाता है। डी है शाह आलम द्वितीय, आगे दिया गया घृणित कायर। तो साथियों बताइए ये सही है या गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। घृणित कायर किसे कहा जाता था साथियों? तो घृणित कायर फर्रुखसियर को। इसके बारे में भी जानते रहिएगा, परीक्षा में प्रश्न यहां से भी बन सकता है। तो फर्रुखसियर को ही कहा जाता था घृणित कायर, न कि शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी यही सुमेलित नहीं है, बाकी के बिल्कुल सही सुमेलित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि आमेर के राजा जयसिंह द्वारा जो आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला है निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनवाई गई? यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कहाँ कहाँ बनवाई गई, हमें ये बताना है कहाँ पे नहीं बनवाई गई। तो अजमेर में, ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का जवाब होगा। आमेर के राजा जो जयसिंह थे तो इन्हें मिर्जा राजा सवाई की उपाधि मुगल बादशाह जहांदार ने दी थी और ये एक कुशल शासक थे, इसके साथ ही साथ खगोल शास्त्री भी थे, नगर नियोजक भी थे, वैज्ञानिक भी थे। साथियों जयसिंह ने मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, तो यहाँ पे क्या हुआ? आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाओं का निर्माण कराया, किंतु इन्होंने अजमेर में वेधशाला का निर्माण नहीं कराया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सही नहीं है? तो बताइए कि कौन सा कथन है जो कि टीपू सुल्तान के बारे में गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, ये गलत कथन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? बताइए साथियों, जो नानक शाही सिक्के हैं किसके द्वारा चलाया गया था? तो रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। तो 1792 में काबुल के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को उनकी महत्वपूर्ण सैन्य सेवाओं के लिए राजा की उपाधि दी थी। साथियों रणजीत सिंह एक कुशल प्रशासक थे, इनकी अस्थायी सेना फौज ए आइन के नाम से जानी जाती थी। तो नानक शाही जो सिक्का था वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो रणजीत सिंह के ही द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नीनो डी कुन्हा ने, किसने साथियों? नीनो डी कुन्हा ने राजधानी कहां पे बनाया? तो गोवा में बनाया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 15 से 29 ईस्वी में, सन याद रखिएगा, 15 से 29 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा यह पुर्तगाली वायसराय बन के कहाँ आया था? भारत आया था। इसने 15 से 30 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। कब साथियों? 15 से 30 में गोवा को इसने अपनी राजधानी बनाया था। महत्वपूर्ण है, जानते रहिएगा। नेक्स्ट है, डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहां पे की? तो मसूलीपट्टनम में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16 से 2 ईस्वी में हुई थी। कब साथियों? 16 से 2 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से हुई थी और 21 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए इसे अनुमति प्रदान की गई थी। तो डचों ने क्या किया? 16 से 5 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में
भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो कब साथियों? डेट याद रखिएगा 1605 ईस्वी में। आगे है कि किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान की? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी जहांगीर। साथियों कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत था। किसका साथियों? तो नाम याद रखिएगा, जेम्स प्रथम का ही दूत था कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 ईस्वी में भारत आया और जहांगीर के दरबार में, जहांगीर से यह आगरा में मिलता है, और इससे जहांगीर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। क्यों प्रभावित हुआ था? क्योंकि इसे फारसी भी बहुत अच्छी तरीके से बोलना आता था और इंग्लिश खां की भी उपाधि जहांगीर ने इसे दिया, साथ ही साथ 400 का मनसब और जागीर भी प्रदान किया। आगे है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो एक्सला-सैपल की संधि के द्वारा इसकी समाप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। कब हुई थी? 1748 में। डेट याद रखिएगा, 1748 में एक्सला-सैपल की संधि हुई। इसी से पहली कर्नाटक युद्ध जो थी वो समाप्त हुई थी। और इस समय यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए लड़ा जा रहा था, जो इस संधि से समाप्त हो गया था। आगे है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? बताइए साथियों, जो द्वैध शासन है इसका जनक माना जाता है तो किसे माना जाता है? तो लियो कार्टिस को। किसको? लियो कार्टिस। ऑप्शन नंबर डी। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है। साथियों जनक तो लियो कार्टिस, नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कि पहली बार कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो कब की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी पढ़े होंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के तहत पहली बार 1774 ईस्वी में, तो कब? 1774 में, यानी ऑप्शन नंबर बी, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वहीं अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, और इसके मुख्य न्यायाधीश के बारे में भी पूछा जाता है। कौन थे साथियों? तो सर एलिजाह इम्पे, नाम जरूर याद रखिएगा, सर एलिजाह इम्पे इस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो स्थापना कब हुई? 1774 में। कहां पे? कलकत्ता में। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया? बताइए साथियों, विधि आयोग का गठन किसके तहत किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट। इसी के तहत भारतीय कानूनों को संचित, लिपिबद्ध एवं सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया था, और मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया था। और साथियों 1833 की चार्टर एक्ट की बात की जा रही है, तो आप लोग बताइए कि इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में बनता है, वो क्या है? तो वो ये है कि 1833 के अधिनियम के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो व्यापारिक एकाधिकार इसे मिला था पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। यानी कि चीन के साथ इसे आज़ादी थी व्यापार करने के लिए, इसके साथ ही साथ चाय संबंधी व्यापार का एकाधिकार भी इसे अब तक मिला था, जो इस अधिनियम से पूरी तरह से समाप्त हो गया। और इस अधिनियम के द्वारा एक और बड़ा बदलाव किया गया, वो ये था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल अब तक था, अब उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आगे है पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? तो ये जो कथन है ये लॉर्ड मिंटो ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड मिंटो। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक से निर्वाचक क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। इसी संबंध में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935। साथियों आप लोगों को यह भी बता दें 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही हमारे संविधान का अधिकांशता जो भाग है यहीं से लिया गया है। तो इसी के तहत सबसे पहले संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। और 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था, भी याद रखिएगा। इसके पहले प्रांतों में द्वैध शासन था, जिसे इस अधिनियम के तहत समाप्त करके
इसे केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया है। आगे है कि निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रारूप समिति की बात की जा रही है तो आपको यह भी जानना चाहिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो साथियों कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। हमें यहां बताना है कि कौन शामिल नहीं था इस समिति में, तो सही जवाब है जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी। साथियों संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार बीएन राव द्वारा तैयार किया गया प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति। और अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, इनके अय्यर, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एएम माधव एवं डेपी खेतान थे। इसमें जेबी कृपलानी शामिल नहीं थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है, तो व्यपगत का सिद्धांत की शुरुआत ये इनसे नहीं संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे कौन, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कार्यकाल कब से कब तक, 18 से 28 से, याद रखिएगा 18 से 28 से 1833 ईस्वी तक था। साथियों इन्होंने बहुत ही ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे कि 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। कब, 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही लगाया था। और 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया और नरबली प्रथा को भी इन्होंने ही समाप्त किया। किंतु व्यपगत का सिद्धांत जो है, हड़प नीति इसको कहते हैं, यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी की नीति है, न कि इनसे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो साथियों लॉर्ड इरविन सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। इस समय भारत में लॉर्ड इरविन वायसराय थे। तो साथियों सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं, हमें बताना इसमें से कौन कौन सा सही कथन है। पहला है कि 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, बिल्कुल सही है, किंतु पूरी तरह से नहीं हुआ था साथियों। चाय के साथ और चीन के साथ, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ये एकाधिकार मिला था, बाकी के सभी समाप्त कर दिए गए थे। दूसरा है कि कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, ये भी सही है, पहला दूसरा सही है। तीसरा है कार्ल मार्क्स ने कहा था बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है, तो ये कथन जो है तीसरा वाला यह सही नहीं है, यह कथन विलियम बेंटिंक का है, न कि कार्ल मार्क्स का। कौन कौन सही है, पहला दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।